मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरे धर्म में मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगा। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। तो हम लोग संविधान में संविधान संशोधन पढ़ेंगे आज। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया था कौन कौन से विधेयक, साधारण विधेयक और वित्त और धन विधेयक। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान संशोधन विधेयक। हालांकि संविधान संशोधन विधेयक के अलग से ही टॉपिक है जो कि भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में है, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ विधेयक पढ़ रहे हैं तो इसी में इसको निपटा देते हैं, फिर आगे जो है नहीं पढ़ेंगे। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है इसका जिक्र कहाँ है? भाग 20। संविधान के किस भाग में है? 20 में, और अनुच्छेद संख्या 368 में। तो याद रखना है अनुच्छेद संख्या 368 और भाग 20 में है जो है इसका जिक्र किया गया है। और प्रश्न यहाँ से कभी कभी आता है कि संविधान संशोधन जो है ये किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है? तो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के संविधान से प्रेरित है। ठीक। और संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ किसको है? संसद को है, लोकसभा और राज्यसभा को है, और राज्य की विधानसभाएं इसमें संशोधन नहीं कर सकती हैं। ठीक। कानून बनाने के लिए तो राज्य अपना कानून बनाएगा और संसद अपना कानून बनाती है, राज्य की विधानसभाएं अपना कानून बनाती हैं अपने राज्य के लिए। लेकिन संविधान एक ऐसा मसौदा है, ऐसा मसला है जिसमें संशोधन सिर्फ किसको करने का अधिकार है? संसद को। ठीक है। तो यह देखना है पहले संविधान के पूर्ण भाग का संशोधन नहीं किया जा सकता था, लेकिन इधर जो है काफ़ी इसमें विचार विमर्श के बाद में संविधान के किसी भी अंश को संशोधित किया जा सकता है। तो प्रश्न कभी कभी यहाँ से आता है, क्या संविधान के सभी अंशों को संशोधित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है। बस शर्त ये रखा गया है कि जो संविधान का मूल ढांचा है वो परिवर्तित नहीं होना चाहिए, उसमें जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मूल ढांचा का मतलब जैसे मान लो कोई बिल्डिंग बन रही है, अब बिल्डिंग को जो है उसमें कंस्ट्रक्शन कराना है, दूसरा कंस्ट्रक्शन कराना है, या ऊपर दीवार खड़ी करनी है या दूसरी दीवार खड़ी करनी है, एक तोड़ना है, तो उसका जो मूल ढांचा होता है, मतलब मूल ढांचा क्या, जो उसका जड़ हो गया समझ लो एक तरीके से, या जहाँ से मतलब वो खड़ा किया गया है, तो वो जड़ नहीं हिलनी चाहिए। अगर जड़ हिल गया मान लो बिल्डिंग को तोड़ते समय, तो फिर मकान की नींव क्या हो जाएगी? कमज़ोर हो जाएगी, तो मकान जल्दी ख़राब हो सकता है, बरबरा सकता है। क्योंकि आजकल क्या, जैसे 50 साल पहले हमारे पिताजी ने जो है कोई मकान बना दिया, ठीक, वो उस समय की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने बनाया होगा। फिर अब जो है टेक्नोलॉजी बदल गई, ज़माना बदल गया, तो हमको फिर उसमें ज़मीन तो ऐसा है नहीं कि ज़मीन मतलब जो असीमित है कि कितनी भी ज़मीन आदमी ले सकता है, तो ज़मीन तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ रही है, परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ गई। तो और अब ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है कि घर में उसी में जो है किचन बना लिया, खाना बनाते समय वो किचन बन गया, रात को सोते समय वो बेडरूम बन गया, और मेहमान आए तो वो जो है बैठका बन गया। एक ही कमरे को सब चीज़ बना सकते हैं ना, तो ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है। तो समय के साथ सब कुछ परिवर्तन होता रहता है। तो ऐसे संविधान में भी समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं चाहिए? भाई जब संविधान बनाया गया था आज से 70 साल पहले, तो उसमें जो है उस समय की परिस्थितियों के अनुसार वहाँ के लोगों ने विवेक लगाया, दिमाग लगाया, तो उस समय की परिस्थितियों के अनुसार उसे बनाया गया था। लेकिन अब समय के साथ सबका दिमाग बदलता जा रहा है, इंसानों की हर तरीके से सोच और उनकी सीमा का विस्तार होता जा रहा है, नियम कानून जो है उसमें परिवर्तन आ जा रहा है, सब चीज़। तो समय के साथ संविधान में भी परिवर्तन होने की आवश्यकता है कि नहीं? और संविधान जैसा कि मैंने बताया देश को संचालित करने का एक कानून की किताब है। तो देश को संचालित करने के लिए भाई जैसे पहले परंपराओं से शासन होता था, राजाओं के समय में क्या था, कोई संविधान तो था नहीं, परंपराओं के अनुसार शासन होता था। जैसे बाहुबली में क्या कहा है? हाँ, मेरा वचन मेरा शासन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो मेरा वचन मतलब परंपरा के अनुसार चली आ रही थी, जो उन्होंने कह दिया, वचन मतलब जो कह दिया वही शासन है। तो अब तो वो समय है नहीं ना कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या न्यायाधीश ये कह दें कि मेरा वचन ही मेरा शासन है। तो समय के साथ परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बाद में संविधान आया तो संविधान के अनुसार हुआ, लेकिन संविधान में भी परिवर्तन होना जरूरी रहता है समय के साथ। तो इसीलिए संविधान को ऐसा बनाया गया है, भारतीय संविधान को, कि इसमें परिवर्तन किया जा सके।
ठीक है। और बहुत सारे परिवर्तन आपने देखा है, 100+ परिवर्तन हो चुके हैं कि नहीं। तो जो हम नंबर देखते हैं वो क्या है, 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो संशोधन ही तो हुए हैं संविधान में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, छेड़छाड़ करो, संसद को पूरा अधिकार है संविधान को संशोधित करने का, क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं हर समय। लेकिन जो मूल ढांचा है उसको हिलाना नहीं है, नहीं तो पूरी बिल्डिंग कमज़ोर हो जाएगी, यानी पूरा जो है भारत की व्यवस्था खराब हो सकती है। तो इसलिए मूल ढांचे को नहीं परिवर्तित करना है। मूल ढांचा, अब मूल ढांचा जैसे मान लो राष्ट्रपति जो है निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, निर्वाचित होता है। अब कोई सरकार ऐसा आए कह दे नहीं अब राष्ट्रपति जो बन गया वही उसी का खानदान रहेगा, उसी का खानदान रहेगा, तो ये तो मूल ढांचा परिवर्तित हो गया। भाई भारत में क्या है, गणतंत्र है। गणतंत्र एक तरीके से मूल ढांचा है। मूल ढांचा को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान में, लेकिन इसको विद्वान लोग अपने हिसाब से जो है निकाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दिया मैंने, राष्ट्रपति निर्वाचित होगा तभी तो भारत गणतंत्र है। राष्ट्रपति निर्वाचित होना चाहिए, ना कि जो है वंशानुगत होना चाहिए। तो अब मान लो कोई ऐसी सरकार आए और वो कहे कि राष्ट्रपति एक बार जो बन गया, जब तक वो जिंदा रहेगा वो राष्ट्रपति रहेगा, फिर वो मरेगा उसका बेटा राष्ट्रपति होगा, उसकी बेटी होगी तो बेटी हो जाएगी, बेटा नहीं होगा। तो ये तो मूल ढांचा फिर मूल ढांचा में संशोधन हो गया। तो इससे जो है देश की व्यवस्था खराब हो सकती है, और जो हमारा जो लोकतांत्रिक गणराज्य की व्यवस्था जो बनाई है हमारे संविधान निर्माताओं ने, वो खराब हो सकती है। हाँ, ये है कि उसका टेन्यूर बदल सकते हो, 6 साल कर सकते हो 5 साल की जगह, 4 साल कर सकते हो, ये सब कर सकते हो, लेकिन मूल ढांचे को नहीं परिवर्तित कर सकते हो। अब मान लो जैसे पीएम मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो कहें कि हम अपना जो है कार्यकाल ही पूरा असीमित कर देते हैं, जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं ही प्रधानमंत्री रहूँगा, तो ये तो मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ हो गया। मूल ढांचे के साथ खिलवाड़ हो गया, तो ये इसे कहा गया मूल ढांचा। अर्थात संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना है, मतलब उसमें उसके साथ छेड़छाड़ होगा तो उसको फिर सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई गया, कोई जैसे संशोधन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के पास गया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अगर निर्णय दिया, उसकी समीक्षा की, और समीक्षा करने के बाद उसको लगा कि ये तो मूल ढांचे के खिलाफ था, मतलब मूल ढांचे को इसने जो है टच किया है, छुआ है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उस संशोधन को ही क्या कर देगी, निरस्त कर देगी। जैसा कि जो है न्यायाधीशों की भर्ती से संबंधित एक मामला था, तो न्यायाधीशों की भर्ती का मामला जो है मतलब विशेष बहुमत से पारित किया गया, संविधान संशोधन किया गया बाकायदा, काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी, काफ़ी पैसा खर्च किया, और जब न्यायाधीशों के मतलब न्यायालय में वो पहुंचा तो न्यायाधीशों ने उसको निरस्त कर दिया। यानी भाई उनकी भर्ती का उन्होंने उसकी व्याख्या कर दी। इसीलिए मतलब जो है संविधान में ये व्याख्या नहीं की गई है कि जो है मूल ढांचा किसे कहा गया है, वो तो अपने विवेक के अनुसार न्यायाधीश या विद्वान जो है उसकी व्याख्या कर लेते हैं, तो उसको ख़त्म कर दिया गया। आगे पढ़ेंगे जब हम लोग जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है न्यायालय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया समझेंगे, तो उसमें देखेंगे किस तरीके से जो है भर्ती प्रक्रिया में जो है संशोधन किया गया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो इस तरीके से संविधान का जो है संशोधन, प्रश्न यहाँ से आएगा, क्या संविधान में पूरे हिस्से को संशोधित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं करना है, मूल ढांचा प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक, तो ये जो है कुछ बातें थी। अब जो है हम लोग बात करेंगे कि संविधान संशोधन अन्य संशोधनों से किस प्रकार, मतलब संविधान संशोधन और अन्य विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक और साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक, इनमें क्या वैश्विक अंतर है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। देखो, इसे जो है सरकारी और गैर सरकारी सदस्य दोनों जो है प्रस्तावित कर सकते हैं, जैसा कि साधारण विधेयक में था। साधारण विधेयक में भी सरकारी व्यक्ति अर्थात मंत्री और गैर मंत्री दोनों ही क्या कर सकते थे, उस बिल को ला सकते थे, रख सकते थे। ठीक, ऐसे ही साधारण मतलब इसमें भी रखा गया है। लेकिन धन विधेयक के मामले में क्या था, सिर्फ सरकारी व्यक्ति ही, मंत्री ही ला सकते थे। ठीक, और इसमें जो है दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्रदान की गई है और किसी भी सदन में लाया जा सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में केवल लोकसभा में था, अंतर समझते चलना। धन विधेयक के मामले में केवल लोकसभा में, लेकिन साधारण विधेयक के मामले में क्या था, किसी भी सदन में। ऐसे ही संविधान संशोधन बिल भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और दोनों सदनों को बराबर शक्ति यहाँ भी प्रदान की गई है, दोनों सदनों को बराबर शक्ति यहाँ भी प्रदान की गई है। लेकिन धन विधेयक के मामले में सिर्फ लोकसभा शक्तिशाली थी, धन विधेयक के मामले में सिर्फ लोकसभा शक्तिशाली थी, राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक उसको रोक सकती थी। ठीक, उसको इतनी शक्ति नहीं थी। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के मामले में
दोनों सदनों को बराबर शक्ति है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्ति प्राप्त की गई है, और दोनों सदनों से अलग अलग जो है पारित होना यहाँ अनिवार्य है। ये जो है एक नया क्लॉज जोड़ दिया गया है। साधारण विधेयक में ऐसा नहीं था। साधारण विधेयक में हालांकि दोनों सदनों से पारित होना था, लेकिन जब दोनों सदनों में गतिरोध हो जाता था तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान था। लेकिन यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक को अलग अलग सदनों से पारित होना अनिवार्य है, और जब अलग अलग सदनों से पारित होना अनिवार्य कर दिया जाएगा तो क्या संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था होगी? नहीं होगी। जब ये कहा ही गया है कि दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, वो भी विशेष बहुमत से, तभी जो है संशोधन माना जाएगा, तो इसलिए संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था यहाँ नहीं की गई है। तो प्रश्न आएगा कि जो है संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था किस प्रकार के बिल में किया गया है? तो सिर्फ साधारण बहुमत में, और धन विधेयक में नहीं किया गया है, और वित्त विधेयक के टाइप 1 टाइप 2 में भी किया गया है, धन विधेयक में नहीं किया गया है। वित्त विधेयक अगर आता है तो वित्त विधेयक में किया गया है, मैंने बताया था, लेकिन धन विधेयक में नहीं किया गया है। और साधारण संविधान संशोधन विधेयक में भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक, तो और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी नहीं लेनी पड़ती है विधेयक को लाने के लिए, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से साधारण विधेयक में भी था। साधारण विधेयक को भी लाने के लिए, किसी भी सदस्य को लाने के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन धन विधेयक में क्या था? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी पड़ती थी। तो यहाँ राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। ठीक, और सरकारी अगर व्यक्ति लाएगा तो कितने दिन पूर्व सूचना देगा? 7 दिन पूर्व। 7 दिन पूर्व, चाहे साधारण विधेयक हो चाहे संविधान संशोधन विधेयक हो। और गैर सरकारी व्यक्ति अगर लाता है तो 1 महीना पहले सूचना देनी पड़ेगी सदन को। ठीक, दोनों सदनों में से किसी भी सदन में। और लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, बिल को स्वीकार करने की बाध्यता राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन राष्ट्रपति को यहाँ वीटो पावर नहीं दिया गया। साधारण विधेयक के मामले में क्या था? राष्ट्रपति स्वीकार कर सकता था या 3 प्रकार के अपने वीटो का प्रयोग कर सकता था। ठीक, एब्सोल्यूट वीटो, कौन कौन से? आत्यांतिक वीटो था, और एक कौन था? निलंबनकारी वीटो और जेवी वीटो। 3 प्रकार के वीटो थे। तो वीटो का यहाँ पर प्रयोग नहीं कर सकता है। किसमें? संविधान संशोधन विधेयक में। अगर दोनों सदनों से पारित हो गया तो उसे राष्ट्रपति को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन साधारण विधेयक में ऐसा नहीं था। और धन विधेयक में क्या था? धन विधेयक में चूंकि पूर्व अनुमति ली जाती थी, और इसलिए राष्ट्रपति को वहाँ जो है स्वीकार करना पड़ता था, या 2 प्रकार के वीटो का इस्तेमाल कर सकता था। ठीक, या तो जो है उस पर कोई जो है निर्णय ही ना दे, या फिर उसको जो है संशोधन के लिए नहीं भेज सकते हैं, सिर्फ संशोधन के लिए नहीं भेज सकता है। दूसरे प्रकार का वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकता है, यानी निलंबनकारी वीटो का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। 2 प्रकार के वीटो का प्रयोग कर सकता था, या तो उसे जेबी वीटो, या फिर पूरी तरीके से अस्वीकार कर दें, आत्यांतिक वीटो। तो ये अंतर हो गया। तो यहाँ पर वीटो का पावर नहीं दिया गया है। तो ये कुछ बेसिक बातें हो गई जिसमें हमने तीनों में अंतर देखा। कौन कौन से में? साधारण विधेयक में, धन विधेयक में, और संविधान संशोधन विधेयक में। वित्त विधेयक मतलब धन विधेयक मतलब, और इनमें अंतर मैंने बता ही दिया था। वित्त विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर था। ठीक, और धन विधेयक एकदम डिफरेंस होता है। धन विधेयक के मामले में लेकर के लोकसभा को ही सबसे सर्वाधिक जो है शक्ति प्राप्त है, लेकिन वित्त विधेयक के मामले में वहाँ पर जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान दोनों प्रकार के वित्त विधेयक में किया गया है। ये सब हमने बता दिया था। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाता है, संविधान संशोधन के क्या प्रावधान है। तो इसको 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जाता है। जो संविधान में संशोधन होता है 3 प्रकार से होता है। एक है साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से अगर हो रहा है तो फिर ये जो है संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। हालांकि संविधान में संशोधन होता है, संविधान के किसी क्लॉज में परिवर्तन किया जाता है, लेकिन इसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है, क्योंकि ये साधारण बहुमत से किया जाता है। तो अब बहुमत कितने प्रकार के होते हैं ये थोड़ा समझ लो। तो बहुमत 3 प्रकार के होते हैं। बहुमत जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक साधारण बहुमत, एक पूर्ण बहुमत और एक विशेष बहुमत। तो इनको थोड़ा थोड़ा समझ लो। साधारण बहुमत में क्या होता है कि मान लो इस क्लास में जो है मतलब संख्या है 40 बच्चों की, और आज क्लास में मान लो 20 बच्चे आते हैं। क्लास में आज कितने बच्चे आते हैं? 20 बच्चे।
तो 20 बच्चे क्या है, उपस्थित हैं। 20 बच्चे क्या है, उपस्थित हैं। अब 20 बच्चों का आधा कितना हो जाएगा, 10, और आधा से अधिक, आधा से अधिक, आधा से अधिक 10 मतलब 1 जोड़ दोगे, 10 में 1 जोड़ तो 11। तो 11 लोगों का बहुमत अगर मान लो किसी को मॉनिटर बनाने के लिए है तो फिर वो क्या कहलाएगा, साधारण बहुमत। वो क्या कहलाएगा, साधारण बहुमत। ऐसे ही मान जैसे हमारे यहाँ लोकसभा में 543 सीटें हैं। अब 543 सीटों में जरूरी थोड़ी नहीं 543 सारे सदस्य जो है उपस्थित हों, तो उसमें से मान लेते हैं 500 सदस्य क्या हुए, उपस्थित हुए किसी जो है बैठक में, और वहाँ पर जो है कोई बिल लाया गया है, कोई साधारण विधेयक लाया गया और उसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। तो साधारण बहुमत की आवश्यकता है और 500 उपस्थित हैं, 500 में सभी ने क्या किया, वोट दिया। ठीक है, अब वोट दिया, कुछ उस बिल के पक्ष में दिया होगा, कुछ उस बिल के विपक्ष में दिए होंगे। तो पारित कब होगा, जब 500 का आधा और आधे से अधिक, आधा कितना हो गया 250 और अधिक कितना हो गया 1 जोड़ दोगे तो 251 सदस्यों ने अगर उसके पक्ष में वोट किया है, बाकी और सब विपक्ष में करें कोई बात नहीं, लेकिन जितने उपस्थित थे उनमें से मतलब 500 में से जितने उपस्थित थे, मतलब वो 543 में से 500 उपस्थित थे, तो उसमें से 250 प्लस 1 251 लोगों ने अगर उसके पक्ष में वोट दिया है तो वो बिल क्या हो जाएगा, उस सदन से पास हो जाएगा। तो ये समझे, इसको क्या कहते हैं, साधारण। तो इसका फार्मूला क्या है, उपस्थित सदस्यों की संख्या बटे 2, उसको 2 से भाग दोगे तभी तो आधा होगा। उपस्थित सदस्यों की संख्या बटे 2 जितना आएगा उसमें 1 क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, 1 प्लस कर दोगे। तो फार्मूला ये लिखोगे, उपस्थित सदस्यों की संख्या बटे 2 प्लस 1। तो ये फार्मूला बनेगा, इसको कहते हैं साधारण बहुमत। कभी कभी स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है कि साधारण बहुमत का फार्मूला क्या है। ठीक, तो 50% से अधिक। और ये रेशियो फिक्स नहीं होता है, ये रेशियो फिक्स नहीं होता है। ये साधारण बहुमत कितना भी हो सकता है, उस समय के परिस्थिति के अनुसार है कि सदन में कितने लोग उपस्थित हैं, सदन में कितने लोग वोटिंग के समय उपस्थित हैं। तो जितने लोग उपस्थित हैं उसका 50% से एक ज़्यादा, 50% से, अब जरूरी नहीं एक ज़्यादा हो, एक से अधिक भी ज़्यादा हो सकते हैं। 251 तो कम से कम होना ही चाहिए, मतलब अगर 500 व्यक्ति उपस्थित हैं, वोट किया है, तो 500 में 251 तो कम से कम होना ही चाहिए। उससे कम होगा तो पारित नहीं होगा, तो उससे ज़्यादा 300 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो कोई, लेकिन इसीलिए ये संख्या फिक्स नहीं होती। मतलब 40 बच्चों के, अगर इस क्लास में 40 बच्चों में 20 उपस्थित हो सकते हैं, 30 भी उपस्थित हो सकते हैं, तो 30 का 50% कितना हो जाएगा, 15, और 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 16। तो 16 लोगों का जो है बहुमत होना चाहिए। तो ये फिक्स नहीं होता है नंबर। ठीक, और पूर्ण बहुमत क्या होता है, जितनी संख्या है उसका 50% से एक ज़्यादा। जैसे इस क्लास में संख्या कितनी मैंने बताई, 40। अब 40 तो पूरी संख्या हो गई। अब पूरी संख्या जरूरी थोड़ी कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं उनका नहीं, पूरी संख्या का 50%। पूरी संख्या का 50% कितना हो जाएगा, 20, और 1 जोड़ दोगे तो 21। तो पूरी संख्या का मतलब 40 में 40 पूरी संख्या है, उसके 21 कम से कम 21 लोगों का समर्थन जरूरी है, तो उसे क्या कहा जाता है, पूर्ण बहुमत, उसे पूर्ण। ऐसे ही लोकसभा के मामले में, अब लोकसभा की सीट कितनी है, 543। तो 543 का आधा करके और उसमें 1 जोड़ दोगे, देखना 543 बटे 2 करो कितना आएगा, 271 आएगा, 71.5 आएगा, है 271.5। तो 272 जो है ये जो है क्या होगा, पूर्ण बहुमत माना जाएगा। 272 क्या होगा, पूर्ण बहुमत। तो लोकसभा में पूर्ण बहुमत और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत क्या है, फिक्स है। ये क्या है, फिक्स है, क्योंकि संख्या फिक्स है, संख्या बदलेगी तो पूर्ण बहुमत बदलेगा। जैसे राज्यसभा में 250 सदस्य हैं, तो 250 का आधा कितना हो गया, 125, और तब पूर्ण बहुमत किसे कहेंगे, 126 को, 126 को। तो 126 संख्या क्या होगी, फिक्स होगी कि नहीं, 126 संख्या फिक्स होगी ना, तो वो क्या हो गया, राज्यसभा का पूर्ण बहुमत। तो ये नंबर आपको याद रखना है, सीट के अनुसार, सीट जितनी फिक्स होगी उसी का 50% से एक ज़्यादा क्या होगा, पूर्ण बहुमत। और विशेष बहुमत क्या होता है, विशेष बहुमत में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3 होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 600 सदस्य संख्या है किसी, मतलब उसमें जो है, तो इसका 2/3 क्या होगा, 600 गुणे 2/3, 3 से इसको भाग देंगे 600 को, तो कितना हो जाएगा, 200 आएगा,
200 आएगा, और 200 के 200 से 200 को 200 क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 400। तो 600 में अगर 400 लोगों का बहुमत होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, विशेष बहुमत। तो ये अंतर है, इसका 2/3 होना चाहिए कुल सदस्य का। अब इसमें बैठक में उपस्थित नहीं, बल्कि कितने का, कुल सदस्य का 2/3 बहुमत होना चाहिए, कुल सदस्य का 2/3, अर्थात जितनी संख्या है उस सदन की, जैसे 250 राज्यसभा की है तो 250 को 3 से क्या करोगे, भाग दोगे, जो नंबर आएगा उसको 2 से गुणा कर दोगे, तो यही क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत राज्यसभा का। और अगर लोकसभा का निकालना है तो 543 भागे 3 जो आएगा उसको 2 से गुणा कर दोगे, तो यही क्या हो जाएगा, विशेष बहुमत। तो 3 प्रकार के बहुमत होते हैं। अब इन 3 प्रकार के बहुमत से जो है इनमें अंतर समझ गए हो आप। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान संशोधन में जो है ये 2 प्रकार के बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। एक तो साधारण बहुमत बता ही दिए हैं, ठीक। तो इसलिए जो है साधारण बहुमत से जो संशोधन होता है वो अनुच्छेद 368 से बाहर माना जाता है, अनुच्छेद 368 से, और अनुच्छेद 368 से बाहर होगा तो उसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा, उसे संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। लेकिन संविधान में ही संशोधन किया जा रहा है, इसलिए ये संविधान का संशोधन है, लेकिन माना नहीं जाएगा संविधान में संशोधन, क्योंकि वो अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर है। क्यों? क्योंकि उसे कितने बहुमत से किया गया है, साधारण बहुमत से किया गया। अब ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं, संविधान में जो साधारण बहुमत से पारित किए जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा कि जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा खत्म करके उसको क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए क्या उसमें जो है साधारण बहुमत की ज़रूरत थी, उसमें विशेष बहुमत की ज़रूरत नहीं थी। तो इसलिए इसका उदाहरण देख सकते हो, नए राज्यों का प्रवेश कराना, हाँ, सिक्किम वगैरह जैसे नए राज्य प्रवेश कराए गए थे, यहाँ गोवा, और या गठन करना, या उसके क्षेत्र और सीमा में विस्तार करना, क्षेत्र या सीमा में कटौती करना, ठीक, इस टाइप के जितने भी संशोधन होंगे वो साधारण बहुमत से कर लिए जाते हैं। लेकिन होगा क्या, संविधान में ही हो रहा है परिवर्तन, लेकिन इसे संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाता है। और इसी प्रकार से विधान परिषदों का गठन, जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, विधान परिषद है और विधानसभाएं भी हैं, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ऐसा तो है ना, 28 राज्य हैं, सभी राज्यों में विधान परिषद है। मान लो जैसे कल को जो है आपका उसमें जो है क्या कहते हैं, झारखंड में विधान परिषद बनाना है, तो झारखंड में विधान परिषद बनाने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। लेकिन वो संविधान संशोधन क्या होगा, साधारण बहुमत से होगा और इस 368 के दायरे से बाहर होगा, इसलिए उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। लेकिन होगा संविधान में ही संशोधन। तो यानी विधान परिषदों का गठन करना और विधान परिषदों को समाप्त करना, विधान परिषदों को गठन करना और उसको समाप्त करना, ठीक। तो ये जो है साधारण बहुमत से ही होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, कभी भी सरकार इसको क्या कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। तो जैसे राज्यसभा होती है सेंटर में, ऐसे ही राज्यों में क्या होते हैं, विधान परिषद होते हैं। वही पावर्स, वही सब कुछ होता है। यहाँ पर स्टेट में क्या होता है, विधान परिषद। हम लोग जब स्टेट पढ़ेंगे, अगला भाग पढ़ेंगे, भाग 6, तो उसमें हम लोग विधानसभा और विधान परिषद के बारे में चर्चा करेंगे कि कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं और उनका किस तरीके से जो है संसद उसको जो है अस्तित्व में ला सकती है और संसद खत्म भी कर सकती है। विधान परिषद कभी जो है भंग नहीं होने वाला सदन है, लेकिन खत्म होने वाला सदन है। भंग तो नहीं होगा, अगर अस्तित्व में है तो भंग नहीं होगा, लेकिन खत्म तो हो जाएगा, संसद चाहेगी तो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से साधारण बहुमत से ये संशोधन किया जा सकता है। अब आता है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत परिवर्तन। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन जो होगा वो जो है क्या होगा, वो मतलब संविधान का वास्तविक संशोधन होगा। अगर अनुच्छेद 368, चूँकि ये किसके दायरे में किया जा रहा है, अनुच्छेद 368 के दायरे में, तो इसलिए क्या होगा, वास्तविक संविधान का संशोधन होगा। अब ये भी 2 प्रकार से होता है। ये भी कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से। एक तो विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत का हमने तरीका बता दिया था, विशेष बहुमत का तरीका बता दिया था, उस तरीके से होगा, ठीक, 2/3 मतलब कुल सदस्य संख्याओं का 2/3 बहुमत से। और एक होगा जो है विशेष बहुमत और प्लस आधे राज्यों से अनुमति लेनी पड़ेगी। आधे राज्यों से क्या लेनी पड़ेगी, समर्थन लेना पड़ेगा। आधे राज्यों से अनुमति नहीं कहोगे, समर्थन कहोगे, तो आधे राज्यों से क्या लेना पड़ेगा, समर्थन। जैसे भारत में 28 राज्य हैं और कोई बिल लाया गया, जैसे GST लाया गया था,
जीएसटी इसी प्रकार का संशोधन था। तो जीएसटी लाया गया था और जीएसटी तब तक पारित नहीं माना जाता संसद के सदनों से, दोनों सदनों से पारित होने के बाद, और अगर उसे 14 राज्यों ने समर्थन नहीं किया होता तो वो पारित नहीं माना जाता। तो 14 राज्यों ने उसे पारित किया है। 14 राज्यों ने उसे क्या किया है? पारित किया है। 28 की बात करें इस समय वर्तमान की, तो 14 राज्यों ने उसको क्या किया है अपने यहाँ से। लेकिन जो 14 राज्य करेंगे, राज्य की विधानसभाएं करेंगी जो उसको पारित, तो राज्य की विधानसभाओं में उसको साधारण बहुमत से ही पारित किया जाएगा। राज्य की विधानसभाएं किस बहुमत से पारित करेंगे? साधारण बहुमत से, ठीक। लेकिन जो संसद पारित करेगा वो किस बहुमत से करेगा? विशेष बहुमत से करेगा। ये अंतर आपको ध्यान रखना है। 50% जो राज्य करेंगे उसका समर्थन, तो वो किस बहुमत से करेंगे? साधारण बहुमत से करेंगे। तो अब यहाँ पर कौन कौन से ऐसे जो है बिल आएंगे जो 368 के तहत विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन होना जरूरी है। तो इसमें ऐसी व्यवस्था अगर संसद मतलब संविधान की जो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित करती है, संघात्मक मतलब उसमें राज्य भी प्रभावित हो रहा हो और केंद्र भी प्रभावित हो रहा है, तभी तो राज्यों का समर्थन लिया जा रहा है। तो संघात्मक व्यवस्था को प्रभावित, जैसे मैंने बताया राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये संघात्मक व्यवस्था है। राष्ट्रपति का निर्वाचन क्या है? संघ। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया को ही बदल दो, जैसा कि मैंने कहा राष्ट्रपति को आजीवन क्या कर दो, जो है डिप्यूट कर दो कि राष्ट्रपति परमानेंट होगा। तो अगर इस टाइप का संशोधन किया जा रहा है तो राज्यों का समर्थन लेना जरूरी है। पहली बात, अगर इस प्रकार का संशोधन हो भी गया तो जब कोई चला जाएगा, मान लो हमको राष्ट्रपति बनना है, अब तो हमारे लिए रास्ता ही बंद हो गया, क्योंकि चुनाव खत्म, राष्ट्रपति का निर्वाचन खत्म कर दिया गया। कैसे? ये संसद के लोग मिलकर के और 14 राज्यों ने मिलकर के इसको खत्म कर दिया। अब हमारे जैसे लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, भैया माई बाप मुझे भी राष्ट्रपति बनना है, यहाँ तो व्यवस्था खत्म कर दी, इलेक्शन खत्म कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रिव्यू करेगा, उसका क्या करेगा? रिव्यू करेगा, समीक्षा करेगा, कहेगा अरे हाँ ये तो बात सही है, इसने क्या किया है, जो है मूल ढांचे को परिवर्तित कर दिया इन लोगों ने, अभी बताते हैं। और तुरंत क्या करेगा? उसको सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा, वहीं पर उसे शून्य कर देगा, जाओ बेटा लड़ो इलेक्शन। तो क्योंकि उसने मूल ढांचे को परिवर्तित किया। तो इसी प्रकार से इन्होंने जीएसटी पारित किया। जीएसटी, अब चिल्लाते हैं ना विपक्ष वाले बैठ करके जीएसटी गलत है, गलत है। अरे तुम लोगों ने भी तो समर्थन किया था। 14 राज्यों में सरकार सिर्फ बीजेपी की थोड़े नहीं थी, और भी तो सरकार बैठी है, तो जीएसटी पारित करवा ले गए सब। तो ये कैसा जो है संशोधन था? इसी प्रकार का संशोधन था। इसी प्रकार से जो है संघ और राज्य की कार्यपालिका का विस्तार करना। संघ और राज्य कार्यपालिका मतलब जो हमने कार्यपालिका पढ़ी थी, जिसमें जो है कानून को जो है संचालित करना, लागू करवाना, उस कार्यपालिका का काम है। केंद्र अपने यहाँ करती है और राज्य में राज्य करती है कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में परिवर्तन करना है, उसकी संख्या बढ़ानी है, उसकी संख्या घटानी है, उसके कार्यों के को विस्तार करना है, ठीक है। तो ये सब किस प्रकार का होगा? ये विशेष बहुमत के साथ साथ में 50% राज्यों का समर्थन भी जरूरी होगा। इसी प्रकार से न्यायाधीशों की भर्ती की प्रक्रिया में परिवर्तन कर रहे हो तो इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? इस प्रकार का संशोधन लाना पड़ेगा। विशेष बहुमत के साथ साथ में कम से कम 50% राज्यों का समर्थन जरूरी है। और न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया में किया था संशोधन, किया था इन लोगों ने संशोधन इस प्रक्रिया के द्वारा, और किसी ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने समीक्षा के बाद इसको शून्य कर दिया। कहा बेटा हमारी भर्ती तुम करोगे, हम अपने हिसाब से करेंगे जैसा करते चले आ रहे हैं। तो बस जो है वहीं पे उसको कैंसिल कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है ये सब क्या है? संवैधानिक संशोधन है। तो संविधान में संशोधन, यहाँ पे मोटा मोटी जो बात परीक्षाओं में आते हैं वो क्या क्या चीज़ें आते हैं कि मतलब संविधान संशोधन भाग किसके अंतर्गत आता है? 20 के अंतर्गत आता है, और अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। साधारण विधेयक से कुछ मामलों में ये हटकर है, कुछ मामलों में लगभग समान है। जैसे साधारण विधेयक को किसी भी सदन में लाया जा सकता है, तो संविधान संशोधन विधेयक को भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और दोनों सदनों को बराबर शक्तियाँ वहाँ भी प्राप्त है और यहाँ भी प्राप्त हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे संयुक्त बैठक का अधिवेश मतलब व्यवस्था नहीं है, और वहाँ संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है। गतिरोध होने पर साधारण विधेयक को संयुक्त बैठक द्वारा सुलझाया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं किया गया है। साधारण विधेयक में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है, और संविधान संशोधन विधेयक में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं लेने के बावजूद भी अगर जो है साधारण मतलब ये
संविधान संशोधन विधेयक दोनों राज्य सदनों से पारित हो गया तो राष्ट्रपति को वीटो का पावर नहीं दिया गया है। साधारण बहुमत में राष्ट्रपति वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है, वहाँ पर वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, और जो संविधान संशोधन विधेयक होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं, साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा और विशेष बहुमत द्वारा प्लस कम से कम 50% राज्यों, यानी आधा राज्यों का समर्थन भी जरूरी है, यानी 28 में से 14 राज्य उसको समर्थित कर रहे हों। तो 3 प्रकार से संविधान के संशोधन में संशोधन किया जा सकता है। और जो साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जाता है वो अनुच्छेद 368 से क्या होता है, बाहर होता है। अब जब अनुच्छेद 368 से बाहर होगा तो उसे हम संविधान संशोधन नहीं मानते हैं। इस प्रकार के जो उदाहरण है वो क्या है, राज्यों के प्रवेश से संबंधित, राज्यों का प्रवेश कराना, राज्यों की सीमा में विस्तार करना, राज्यों के क्षेत्र में विस्तार करना, नाम में परिवर्तन करना। ठीक है, तो ये सब किसके अंतर्गत आता है, संविधान संशोधन तो है लेकिन ये साधारण बहुमत से है और अनुच्छेद 368 से बाहर माना गया है। और विशेष बहुमत प्लस कम से कम आधे राज्यों का समर्थन होना चाहिए, तो वो आता है, उसके अंतर्गत आते हैं जो संघात्मक व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन किया जा रहा है तो वो आते हैं, जैसे कि आपका राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया। ठीक, ऐसे बहुत कुछ सोच सकते हो, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, सरकार बनाने की व्यवस्था हो गई। ठीक, सरकार बनाने के लिए जैसे प्रधानमंत्री का पद हो गया, प्रधानमंत्री का पद एक तरीके से निर्वाचित पद होता है, लेकिन यहाँ पर क्या किया जाए कि कोई भी सदन का सदस्य ना हो, प्रधानमंत्री बन जाए। इस प्रकार अगर संशोधन कर रहे हो तो ये जो है इस प्रकार से आपको इसकी कैटेगरी के अंतर्गत करना चाहिए होगा। मैंने राज्यसभा का भी सदस्य ना हो वो व्यक्ति और लोकसभा का भी सदस्य ना हो, उसे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसा तो प्रावधान नहीं है संविधान में, लेकिन ऐसा प्रावधान अगर लाना है तो संविधान में इस तरीके से संशोधन करना पड़ेगा, और संशोधन करोगे तो राज्यों का समर्थन भी लेना पड़ेगा। और अगर मान लो सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो है ये मूल ढांचे का ही जो है हिलाया है तो फिर वो शून्य भी कर सकता है इस प्रकार के संशोधन। तो अब इन दोनों के अलावा जितने भी संशोधन होंगे वो सब कैसे होंगे, विशेष बहुमत से। तो विशेष बहुमत में बहुत सारे संशोधन संविधान में किए गए हैं, जो 104, 105 संशोधन किए गए हैं वो सब ज़्यादातर इनमें से विशेष बहुमत द्वारा किए गए हैं। राज्यों से समर्थन लेने वाले कुछ ही पहलू हैं। जीएसटी याद रखना, जो तत्कालिक पूछा जाता है, जीएसटी आता है, और न्यायाधीशों की भर्ती प्रक्रिया आती है, पूछी जाती है, ये भी राज्यों का समर्थन लेना पड़ता है। ठीक, ये तो 2 हो चुके हैं। ठीक, और इसके अलावा जैसे और भी कोई संघात्मक ढांचा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, इस प्रकार की प्रक्रिया अगर होती है तो इसके अंतर्गत आती है। बाकी ज़्यादातर विशेष बहुमत द्वारा ही क्या होता है, संशोधन माना जाता है। ठीक।